नीतियाँ हमेशा ही कल्याणकारी होती हैं। नीतियों का निर्धारण नेतृत्व करने वाले ही करते हैं। मोक्ष मार्ग के नेतृत्व करने वाले मोक्ष मार्ग के नायक कहलाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को कहा जाता है। और ऐसे तीर्थंकर भगवंत मोक्ष मार्ग की नीतियों का निर्धारण करते हैं। मोक्ष मार्ग की नीतियों से मतलब क्या? ऐसी नीतियाँ जो परमार्थ से जुड़ी हों, सिद्धांत से जुड़ी हों, अध्यात्म से जुड़ी हों, दार्शनिकता से जुड़ी हों, मूलाचार से जुड़ी हों, श्रावकाचार से जुड़ी हों। अर्थात आचार विचार की प्रामाणिकता जिनके माध्यम से बनती है, ऐसे सूत्रों को नीति कहा जाता है। नीतियाँ अच्छे मार्ग में लगाने के लिए और बुरे से बचने के लिए प्रेरणा देती हैं। सुनीति शतक ग्रंथ गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा जो रचा गया, वह भी ऐसी ही नीतियों से भरा हुआ है। आचार्य श्री नीति में लिख रहे हैं, संप्राप्य चारित्र सुशील योगम ज्ञानम स्वयं याति सुपूर्णताम तत् सुषाण योगाधिमणेश्च मूल्यम काष्ठाम गतम सज्जन कंठ भागम। बहुत अच्छी बात कही। संप्राप्य चारित्र सुशील योगम ज्ञानम स्वयं याति सुपूर्णताम तत् सुषाण योगाद्भि मणेश्च मूल्यम काष्ठाम गतम सज्जन कंठ भागम। वह प्रसिद्ध सम्यक ज्ञान चारित्र और शील का संयोग पाकर के, क्या सम्यक ज्ञान चारित्र और शील का संयोग संप्राप्य पाकर प्राप्त कर स्वयं सुपूर्णतम स्वतः पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। क्या उदाहरण दिया? जिस तरह सुषाण योगात उत्तम शान, शान यानी कसौटी के योग से मणेश्च माणिक का मूल्यम काष्ठाम गतम सर्वोच्च दशा को प्राप्त हुआ हो जाता है। और सज्जन कंठ भागम सज्जनों के कंठ भाग को प्राप्त करता है। सज्जनों के कंठ यानी गले में धारण कर लिया जाता है। चारित्र और शील का संयोग पाकर सामान्य यानी साधारण ज्ञान भी, सम्यक ज्ञान भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पूर्णता यानी श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। जैसे उत्तम कसौटी का संयोग पाकर मणि का मूल्य इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वह सज्जनों के कंठ प्रदेश को प्राप्त हो जाता है। यानी वह सज्जनों के गले में
रहने वाले हार में लग जाता है। दो बातें इसमें समझने की हैं। पहली बात तो ये कि उदाहरण जो दिया है उस उदाहरण से ये बात सिद्ध हो रही है कि मणि तो अपनी जगह मणि ही है, पर उस मणि का मूल्य कब बढ़ जाता है? जब उस मणि के लिए कसौटी का स्पर्श मिल जाए। कसौटी के स्पर्श का मतलब क्या है? कसौटी से उसे कस दिया जाए। सोने के बारे में कहा गया कि सोने की यदि परख करनी है तो कुछ बिंदु हैं। सोने की परख यदि करनी है तो उसके कुछ बिंदु सुनिश्चित है नीति शास्त्र में। निघर्षण ताड़न ताप छेद नहीं। घर्षण करने से, तपाने से, छेदने से, ताड़ित करने से स्वर्ण के असली पने की और नकली पने की परीक्षा हो जाती है। स्वर्ण की परीक्षा के बिंदु नीति शास्त्रों में लिखे हैं। सोना असली है कि नहीं, इसकी परख इस रूप में निश्चित है। मणि के बारे में यहाँ पर गुरुवर कह रहे हैं कि मणि तो मणि ही है, लेकिन ऐसी साधारण सामान्य मणि को, हालांकि मणि अपने आप में कीमती होती है, पर उस कीमती मणि को भी यदि कसौटी का संयोग और बन जाए, कसौटी पर उसे और कस दिया जाए, तो वह मणि भी मूल्यवान बन जाती है, अनमोल हो जाती है, क्योंकि कसौटी पर कसी गई। बंधुओं, कसौटी पर कसे बगैर किसी का महत्व नहीं बढ़ता है। कसौटी पर कसने से ही परीक्षा होती है। कसौटी पर जो जितना कसा जाता है और उस पर यदि खरा उतर जाए तो कहना ही क्या है। गुरुवर आचार्य श्री ने मूकमाटी में बहुत अच्छा लिखा है। अग्नि की परीक्षा भी ली है। असली अग्नि कौन सी है? असली अग्नि कौन सी है? तो आचार्य श्री कहते हैं, असली अग्नि की परीक्षा तो लकड़ियां जलने पर चांदी जैसी राख आ जाए तो असली अग्नि है। चांदी जैसी राख यदि बन जाए लकड़ी की तो समझो कि अग्नि बिल्कुल असली है, तेज है। कुंभ की परीक्षा भी ली गई है और परीक्षा लेते समय कुंभ ने मूकमाटी में कहा, लो लो परीक्षा ले लो मेरी, मैं कमजोर थोड़ी हूं, आग की नदी को पार करके आया हूं, आग की नदी को पार करके आया, ले लो परीक्षा। परीक्षा लेना चाहते ले लो, ले लो, बजाओ बजाओ बजाओ। और कुंभ की परीक्षा होती है तो कुंभ भी कहता है, परीक्षा में पास होना ही पड़ता है, और परीक्षा तो कठिन होती ही होती है। परीक्षा लेने वाला भी महान होता है और परीक्षा देने वाला भी महान होता है। पेपर बनाने वाला पेपर बनाता है
और पेपर बनाने में नियम लिख दिया, निम्न 10 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या लिखा? क्या लिखा नित्य? निम्न 10 प्रश्नों के उत्तर में से कोई 5 प्रश्नों को हल करो, 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो लिखने वाले ने, पेपर देने वाले ने 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और नोट लिख दिया कि 10 प्रश्नों के उत्तरों में से कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर आप जांच लें कोई भी जांच लें। 10 के उत्तर लिख दिए हमने, कोई भी आप 5 के उत्तर जांच लें। कितनी तैयारी रही पेपर देने वाले की। पेपर लेने वाले की भी तैयारी होती है, तो पेपर देने वाले की भी तैयारी होती है। पेपर, परीक्षा सामान्य नहीं होती है, परीक्षा देने वाला तैयारी करता है, और जिसकी अच्छी तैयारी है वो खुश होता है, और जिसकी तैयारी नहीं होती है तो परीक्षा के समय बुखार आने लगता है, तबीयत बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि पेपर सामने आ गए। अभी तपा चल रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में जयपुर 50 डिग्री पहुंच गया है। आज के पेपर में आया है, राजस्थान में जयपुर में 50 डिग्री हो गया। चुरू, गंगा नगर, जैसलमेर का इलाका तप रहा है। अभी गर्मी के आखिरी दिनों में रोहिणी नक्षत्र होने से तपा चल रहे हैं, और ऐसे तपा के समय खांदू कॉलोनी से निकल के तुम लोग यहाँ पर आ गए। अरे भैया, लोग तो घरों से नहीं निकल रहे हैं, और ये सभी खांदू कॉलोनी के कार्यकर्ता यहाँ आकर के धर्म लाभ ले रहे हैं। राजस्थान की इतनी गर्मी, बूंद बूंद आदमी के लिए, पानी की बूंद बूंद अमृत के समान लग रही है, और ऐसी राजस्थान की गर्मी में हम तो यहाँ कुशलगढ़ में बैठे हैं, सो ठीक है, लेकिन ये खांदू कॉलोनी के कार्यकर्ता कैसे निकल के आ गए ऐसी गर्मी में। हार्दिक आ गया, मीत आ गया, निशु आ गया, और नित्य भी आ गया। छोटा महाराज है नित्य है। निशु अपने मम्मी पापा को लेके भी आ गए। कल तो बागीदोरा से ऐसी गर्मी में बिंदु दीदी भी आ गई। हमने कहा ऐसी गर्मी में काहे को आ गई? महाराज जी बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए थे, आहार दान देना था। अरे भाई तो थोड़ा देखते, तो अभी लोग आवागमन कम कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, हम लोग तो निकल आए, मन था परिवार के साथ में आ गए। आज ये सभी बच्चे आ गए। खांदू कॉलोनी चतुर्मास में 24 घंटे की ड्यूटी दी, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक की ड्यूटी में भी इन सभी बच्चों ने समय दिया। आए हुए हैं यहाँ, पहले से भी गर्मी में यहाँ पर रुके हुए हैं। परीक्षा होती है। अभी यहाँ पर नीति में क्या बात चल रही है? परीक्षा की बात चल रही है। एक मेंबर नहीं दिख रहा है, मिक्कू नहीं आया है। हाँ, अगली बार आएगा आएगा आएगा। पूरी टीम होना चाहिए ना, पूरी टीम होना चाहिए। आचार्य श्री कह रहे हैं कि परीक्षा से ही श्रेष्ठता साबित होती है। परीक्षा लेने वाला भी बड़ा होता है और परीक्षा देने वाला भी बड़ा होता है।
सर्दियाँ अलग परीक्षा लेती हैं, गर्मी अलग परीक्षा लेती हैं, बारिश का मौसम अलग परीक्षा लेता है। तीनों मौसम को मुनि महाराज साम्य क्षमता भावों से सहन करते हैं। आचार्यों ने लिखा है कि वो उत्कृष्ट साधक मुनि महाराज जब सर्दियों के समय में ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, तब खुले आसमान में, आकाश के नीचे, नदी के किनारे जहाँ पर लहरें उठ रही, हवा चल रही, वहाँ पर सामूहिक ध्यान करते हैं। सर्दियों में नदी के किनारे सामूहिक कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में कोई पहाड़ पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, गरम शिला कोई देख ली, जब सूरज प्रचंड प्रभाकर गरम गरम आग उगल रहा है, उस समय गरम शिला पर खड़े होकर के बैठ कर के ध्यान करते रहते हैं। बरसात के दिनों में बारिश से सब बचना चाहते हैं और वे मुनि महाराज किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते हैं, खुले में विराजमान हो जाते हैं। वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के पूरा बारिश का काल निकाल देते हैं और सीधा सीधा पानी शरीर पर गिर जाए तो उतनी प्रतिकूलता नहीं लगती है, लेकिन रुक रुक करके बूंद गिरे छिन छिन में और रुक रुक करके बूंदें टपकती रहती हैं और फिर जब हवा चलती है तो झरझर झरझर करके गिर जाता है, फिर रुक जाता है, फिर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरी, फिर तीसरी बूंद। ऐसे तीनों योगों में वे मुनि महाराज अपनी आत्म साधना करते हुए वैराग्य भावों के बल पर तीनों मौसम में प्रकृति में रह कर के परीक्षा देते रहते हैं। और जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा का रिजल्ट भी उनको उनके अनुरूप मिलता है। कसौटी का संयोग पाकर के मणि भी कीमती हो जाती है। सोना को कसौटी पर यदि घिस दिया जाए, कस दिया जाए, तो सोने में और चमक आ जाती है, सोना और कीमती हो जाता है। और ऐसी मणि जो कसौटी पर कस कर के आभावान बन गई है, मूल्यवान बन गई है, वह सज्जनों के गले में पहनने वाले हार, सज्जनों के गले में पहनने वाले हार की शोभा बन जाती है।